गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स बताए थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में जो है प्रोबेबिलिटी के कुछ और टॉपिक्स को देख लेते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है जनरली, एक से दो क्वेश्चन अगर पूछता है तो एक तो कंफर्म रहता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा कहाँ से आपके, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो एक टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ठीक है। और अगर पहले बात करूं तो 2010 के पहले के जो जैसे 2005, 6, 7 इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बेसिक प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछ देता था, ठीक है। बट अभी जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी जितने आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन बेस थ्योरम या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन जो है अराइव होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है वो नॉर्मल फॉर्म, बाइनॉर्मल वगैरह, वो सब थोड़ा सा आगे बढ़े जाते हैं, ठीक है। आओ देखो इसकी डेफिनेशन। टू इवेंट्स are said to be equally likely event, equally likely events। कोई दो इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कब कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाता है? इफ वन ऑफ देम कैन नॉट be expected in preference to other। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। इक्वली जो टॉपिक है अभी क्वेश्चन नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट्स नाम में ही लगा हुआ है। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब वो दो इवेंट्स कोई भी होंगे उनको इक्वली लाइकली कहेंगे कब, जब वो जो क्या होते हैं एक जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसे बनेगा कब, जब उनकी प्रोबेबिलिटी समान हो जाए, ठीक है। दैट इज अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले, E1 एंड E2 आर सेट टू बी इक्वली likely events if probability of E1 इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की। ऐसा ऐसा बोल सकते हो कि ये जो E1 और E2 कोई दो इवेंट्स हैं उनको इक्वली लाइकली बोला जाए जब वो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाए, समान हो जाए। तो ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला, अगर टॉसिंग करा रहे हो, टॉसिंग अ कॉइन, अगर आप एक एक कॉइन को टॉस कराते हो तो जो इवेंट्स आएंगे, देन ऐसा अगर हो गया तो क्या बोला जाए, दो इवेंट्स बनेंगे, हेड होने की और टेल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो दोनों हेड, देन हेड इवेंट, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल आर क्या, इक्वली लाइकली। क्लियर हुआ? अगर मान लो आप एक कॉइन को ऐसे टॉस करा रहे हो तो हेड आने का जो इवेंट होगा और टेल आने का जो इवेंट होंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। क्योंकि हेड की इवेंट 1 होगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर जो है इक्वली लाइकली इवेंट का मीनिंग यही होता है कि या तो उनकी प्रोबेबिलिटी से चले जाओ या तो फिर आप क्या कर सकते हो,
ऐसे निकालो कि भाई अगर एक टॉस करा रहे हो तो हेड और टेल जो होंगे वो कैसे होंगे, इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। इसी प्रकार अगर आप मान लो टॉसिंग अ डाई, ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड देखिए एग्जांपल, अगर हम क्या करा दे टॉसिंग और डाई, अगर हम डाई को क्या करा देते हैं, टॉस करा देते हैं, ठीक है, तो इन केस में जो कितने मिलेंगे, डाई में 6 होते हैं, देन द 6 इवेंट्स, 6 इवेंट्स आर 1 2 3 4 5 6, ये जो 1 2 3 4 5 6 आने की जो इवेंट होंगी, देन 6 इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 आर क्या कहलाएंगे, इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर हुआ? मान लो आपने एक डाइस को फेंक रहा है, और डाइस को जब फेंकोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी या 6 आने की प्रोबेबिलिटी, इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समान होगी। इस वजह से ये 6 ठो क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। अगर हम कार्ड्स में देखें तो 52 डिफरेंट इवेंट्स होंगे, और वो वन एक एक कार्ड्स के होने की प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो वहां पर 52 इक्वली लाइकली इवेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कोई भी इक्वली लाइकली इवेंट्स कब होता है। उसके बाद आता है आप लोगों का इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट, कोई दो इवेंट्स होंगे उसको इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, कोई टू इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स लाइक क्या होता है, एक दूसरे पर कोई डिपेंड ना करे, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरे प्रोबेबिलिटी पर वो डिपेंड ना करे, ठीक है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है कि टू इवेंट्स, टू इवेंट्स आर said to be independent events। कोई भी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब बोलेंगे, जब क्या हो जाए, कोई आउटकम आए, ठीक है, इफ द इफ इफ द occurring 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 मीन्स बनना होता है, ठीक है, या occurrence लिख सकते हो, एक ही बात है, occurrence लिख दो, चलो ठीक है। of one of one does does not affect to other, any of the other, any of the other। इसका मतलब क्या है, पढ़ो समझो, कि कोई दो इवेंट्स को हम इक्वल क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे कब, जब वो जो ऑकर होगा, जो बनता है ऑकरेंस ऑफ वन, जब कोई एक इवेंट्स जब बनते हैं तो उसके बनने से कोई किसी और को कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, मतलब उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। जैसे भी एक एग्जांपल बना सकते हो, एग्जांपल, मान लो टॉस कराते हो, क्या टॉसिंग या ट्रायल कराते हो, टॉसिंग अ डाई, ठीक है, तो मान लो ऑफ टू टाइम कराते हो, तो मान लो E1 जो एक इवेंट होगा,
इवेंट जो है 4 आने का इवेंट हो गया। और E2 जो है, E2 जो है क्या होगा, E1 जो है क्या होता है, फेस फेस पर क्या आ जाए, फेस पर क्या दिखाई दे, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, सो फेस 4, ठीक है। 4 फेस जो है क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। और सेकंड जो है, क्या मैं बोल दूं कि कुछ भी आ सकता है सेकंड केस। अगर मान लो आप डाइस फेंक रहे हो, अगर मान लो फर्स्ट मैं बोल दूं ऑप्शन कि भाई 4 आने का इवेंट बताओ, तो 4 आने का इवेंट कितना हो जाएगा, एक ही होगा 4। लेकिन जो E2 होगा वो जरूरी है क्या 4 ही, मतलब वो उस पर डिपेंड तो है नहीं, वो तो अपने आप कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3, मतलब कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी 4 हो सकता है, 4 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 4 भी आ जाए, बट उस पर वो डिपेंड तो नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो जैसे मान लो एक गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है, वो रेड है, दूसरा गेंद उसमें मान लो ब्लू है, ब्लू गेंद निकाल रहे हो, तो इस पर ये डिपेंड नहीं है। ऐसे इवेंट से जब किसी पर डिपेंड ना हो तो हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि एक इवेंट है, दूसरा इवेंट जो है इस पर डिपेंड ना हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें, तो ये देखो, अगर मैं बोलूं, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उस केस के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी ए और बी की, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, इस वजह से ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग इंडिविजुअली प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन आप समझे नहीं, मैंने कहा यहाँ पर जो है आप डाइस को फेंक रहे हो, जब डाइस मीन्स फेंक, लूडो जो होता है जब आप उसको थ्रो कराते हो तो एक बार 4 आ जाएगा, क्या दोबारा 4 नहीं आ सकता। मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तब बोलूंगा कि एक ही बार होगा। लेकिन जब मैं उसको सेकंड टाइम ड्रॉ कराऊंगा, 2 बार आपको क्या कराना है, 2 ट्रायल कराना है, आपको क्या कराना है, 2 बार फेंकने हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, 2 ट्रायल कराना है। अगर आप 2 बार उसको ट्रायल कराना चाहते हो तो एक बार 4 आएगा, तो क्या गारंटी नहीं है कि दूसरी बार भी 4 आ जाए। और दूसरी चीज की क्या, जो आएगा वो इस पर डिपेंड है कि नहीं भैया 4 आ गया तो अब मैं 4 नहीं आऊंगा। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे टॉस कराते हैं, जब हम कॉइन को टॉस कराते हैं तो एक बार हेड आ गया, तो क्या दूसरा वाला डिपेंडेंट हो गया कि भाई एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार हेड नहीं आएगा। वो तो टेल भी आ सकता है ना, वो इस इवेंट की बात कर रहा है। मतलब एक इवेंट अगर मैं बोलूँ टेल आ गया, तो दूसरे इवेंट की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तो वो हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, वो उस पर क्या है, डिपेंड नहीं है। बात आई समझ में। वो डिपेंड नहीं है। डिपेंड कब होता है, जब वो ऐसा बोलता केस कि मैंने एक सिक्का उछाल दिया या एक बार थ्रो कराया डाइस को, उसमें से 4 आया तो 4 को मैंने निकाल दिया, ठीक है, 4 को ऐसा लगे कि मैंने 4 को निकाल दिया, अब फिर थ्रो कराऊंगा, तब वो डिपेंडेंट हो गया कि भाई 4 निकल गया है उसमें, तब 4 नहीं आएगा, उस केस के लिए वो डिपेंडेंट होता। ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी पर क्या कर दोगे, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल कर दोगे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। मतलब अगर हम देखा जाए तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जैसे नोट करके, मान लो ये आपके इवेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे, हम्म, और इसके अंदर में कोई दो इवेंट्स हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, ये दो इवेंट्स है ए एंड ये है बी, ठीक है, यहाँ पर भी ये इवेंट्स है ए
और ये इवेंट्स है बी। तो इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो ये जो इवेंट्स होता है, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप उसका ग्राफ बना दो या वेन डायग्राम बना लो तो वो ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आता है कि दो इवेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, तो ये जो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। इन दिस केस यहाँ पर हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट। और इस केस में प्रोबेबिलिटी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की निकाले तो बेटा जीरो आएगा, क्योंकि बीच में इंटरसेक्ट नहीं रहता है। इन दिस केस अगर हम ए और बी की इंटरसेक्शन निकाले तो हमको ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी की सम के बराबर, ए प्रोडक्ट के बराबर आता है। यही डिफरेंस है इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट जो दो है दोनों सेम ही है। दोनों सेम नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए। ठीक है, तो ये ऐसे दिखाई देते हैं, दो पूरा इवेंट्स ही अलग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स मीन्स ये इसमें अंदर ही रहेगा, तो हो सकता है कि वो फोर भी आ जाए, जैसे इसमें 1 2 3 4 है या फोर आने की इवेंट्स हो गए तो फोर यहाँ भी आ सकता है, ऐसा कॉमन भी आ सकता है। तो उनके जो इवेंट्स होगी इस केस में इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। उस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ए और बी की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी करोगे। चलिए ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तीन तरह से दी जाती है। ठीक है, पहला है क्लासिकल डेफिनेशन, दूसरा स्टैटिकल डेफिनेशन और तीसरा आपका कौन सा होता है, एक्सियम डेफिनेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेस्ड जो है डेफिनेशन। ठीक है, जिसमें क्लासिकल डेफिनेशन अलग होता है, सब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जनरली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग जो पढ़ कर आए होंगे, जो पहले भी पढ़े थे वही, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनती है कि जो फेवरेबल इवेंट होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ, इसको इस साइन को नंबर ऑफ बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ या टोटल नंबर जितने भी इवेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये वो है नंबर ऑफ फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ केस, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई ए इवेंट होगी, अगर ए कोई इवेंट होगा, ए कोई क्या है, अगर इवेंट है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इन शॉर्ट नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, और ए कोई इवेंट है तो वो आपका फेवरेबल इवेंट होगा, उसमें एलिमेंट को काउंट कर लो, अपॉन में एनएस को काउंट कर लो। ये जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन एन एस होते हैं। ठीक है, जहां एन ए क्या होता है, आपके फेवरेबल इवेंट में आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर पी ए इक्वल तो एन ए अपॉन एन एस होगा, जो भी वैल्यू लोगे वो आपका क्या बनते जाएगा, बेस में आ जाएगा। एन एस आपका टोटल सैंपल स्पेस में जो रहता है वो रहता है। ठीक है,
यहाँ पर ये चीजें ध्यान देनी है आप लोगों को कि कभी भी प्रोबेबिलिटी, किसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल 0 टू लेस देन इक्वल 1 तक होती है, कभी भी 0 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। ये एक ऐसे आता है एक्चुअल में, यहाँ पर जो है इसकी ज्यादा, एक होता है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये 0 मीन्स क्या होता है, इम्पॉसिबल। ऐसे भी होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ना हो, ठीक है, उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी, और ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाएगा, 100%। 100% मतलब हो सकता है कि पूरे आ जाए, तो उसको बोलते हैं 100%, यानी कि उसको सर्टेन बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर जो ये वाला केस होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है। ये बीच में ये होता है। अब इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसे जो इम्पॉसिबल होते हैं उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और यहाँ पर सर्टेन होता है, ठीक है। यानी कि जब वो पूरा कंप्लीटली बन जाए, जब पूरा कंप्लीट किसी इवेंट्स में वो पूरे आ जाए सैंपल स्पेस को, उसको सर्टेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं इवन चांस, इवन चांस। यानी कि जब 50% 50% होता है, ठीक है, तो इसको इवन चांस बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है वो अनलाइक होता है, यहाँ पर जो होता है वो लाइक होता है, मतलब इसके इवन चांस के भी पहले हो जाते हैं, यानी कि 1/2 से भी पहले हो जाते हैं, तो उसको अनलाइक बोलते हैं। और जब इसके बाद में 1 के करीब आता है तो इसको लाइकली इवेंट बोलते हैं। अनलाइक और लाइक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक डाइस को, एक जो है डाइस को थ्रो कराने पर जो सम है, सम जो है 0 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जब आप डाइस को थ्रो कराओगे तो उसमें 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। और कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी होते हैं जो कंप्लीट पूरा आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 बोलते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को सम 0 और 1 के बराबर ही होता है। हो सकता है 0 भी आए या ज्यादा से ज्यादा 1 आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं कि एक डाइस को थ्रो कराने पर, ठीक है, इन एज अ 1 डाइस, इन 2 डाइस, इन 2 डाइस थ्रो, ठीक है। और टू फाइंड, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इज सम इक्वल्स टू 0। यानी कि जब आप दो डाइस को थ्रो कराते हो तो आपको फाइंड करो प्रोबेबिलिटी जिसका ऊपर का सम, फेस का सम कितना होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स कौन होंगे बोलो। वैसे एस के अंदर में कौन होगा, एस के अंदर में 36 ठोक बनेंगे, पेयर बनेगा, 1 2 1 3 1 लाइक ऐसा। तो एनएस कितना होगा आपका, 36 बनेगा। एनएस कितना होगा, 36 होगा। बशर्ते प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट ई जो है सम 0 आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। एक भी नहीं है, ऐसा सेट क्या होगा, खाली सेट हो जाते हैं, है ना। ई के अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। जब एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब उसका हम क्या बोलते हैं, इसकी जो नंबर एलिमेंट होंगे कितने, 0 होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0/36, मतलब 0 होगा। तो ऐसे बोलते हैं जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, तो इसकी इवेंट से 0 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूरे आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है, अगर मैंने ऐसा लिख दूं कि थ्रो 1 डाइस, एक डाइस को थ्रो कराने पर टू फाइंड प्रोबेबिलिटी
ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, मतलब आप एक डाइस को थ्रो करा रहे हो और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रही है किस चीज की, कि क्या हो जाए जो उनका जो नंबर आएगा फेस पर वो कैसा होंगे, 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 सारे आ जाएंगे। मतलब इस इवेंट्स में कौन आ जाएगा, पूरा 1 2 3 4 5 पूरे 0 से बड़े होते हैं, तो सारे आ जाएंगे। तो इसकी एनी कितना होगा, एनी बेटा एनी 6 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ई की प्रोबेबिलिटी 6/6 कट के कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा, सर्टेन। जब पूरा कंप्लीटली बन जाए तो उसको सर्टेन बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या क्या निष्कर्ष कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी हमेशा होती है तो क्या होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। ठीक है, निगेटिव नहीं होती। दूसरी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वो जीरो से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। ठीक है, तीसरा, अगर ए हैपनिंग, किसी ए इवेंट्स के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर ए का कंक्लूजन यानी कि बार, इसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वेयर पी ए क्या है, पी ए क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए। हैपनिंग इवेंट ए, किसी ए इवेंट के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पी ए बार मीन्स क्या होता है, यहाँ पर पी ए बार मीन्स होता है नॉट हैपनिंग। ठीक है, पी ए बार मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग इवेंट ए। ए किसी इवेंट ए के हैपनिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी ए बार से डिनोट करते हैं। और याद रखो दोनों का सम कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, 1 ही होता है। ए की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी और नॉट हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो था सारा कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक था। अब आ जाओ इनके बेस पे एक आध कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बेस पे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी the probability of getting to tell to tells when two coins are tossed, two coins are two coins are toss। चलो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है दो टेल होने की, और वो जब आप दो कॉइन्स को टॉस कराते हो। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1/6 फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 1/3, फोर्थ ऑप्शन है 1/4। चलिए बताइए। फोर्थ ऑप्शन, ओके वेरी गुड। तो क्या है, तो यहां से क्या सीखे कि पहली बात तो ये देख लो कि दो कॉइन्स को वो करा रहे हो, दो कॉइन्स मीन्स एनएस कितना होता है, नंबर ऑफ एस कॉइन में कितने हो जाएंगे, टू कॉइन्स है तो कितने होंगे, 2 की पावर 2, इट मीन्स
4, टोटल 4 आ जाएगा। जिसमें कौन कौन से होते हैं एस के अंदर में, अगर हम बात करें कौन कौन होगा, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल होते हैं। अब इसने पूछ रहा है 2 टेल होने चाहिए, ठीक है, 2 टेल्स, तो 2 टेल्स तो है यही दिख रहा है अकेला, मतलब इवेंट्स के अंदर में सिर्फ टेल वाले कौन आएंगे, टेल टेल आ जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो है एनी, यहाँ से हम एनी कितना बता सकते हैं, ए की इवेंट्स में कितने एलिमेंट है, एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 1/4। सबको आया समझ में? ये सब बेसिक चीजें हो, पहले आप लोग कर चुके होगे इस चीज को, कि जो है इस तरह से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, what will be the value of probability of not A if probability of A equals to 0.07, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट 90, सेकेंड 0.07, थर्ड 0.03, फोर्थ 0.93 और 72। चलिए बताइए। सी, चलो ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व किया सभी लोग, कि ई की प्रोबेबिलिटी गी मैंने 0.07, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मीन्स ई के ऊपर बार की चाहिए, इसका फॉर्मूला सिखाया था 1 माइनस पी ई कर दो, बात एक ही चीज, क्योंकि टोटल का सम 1 ही होता है, तो 1 माइनस 0.07 करोगे और ये कितना जाएगा 0.93, जोड़ने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। फॉर्मूला देख लीजिए भाई, इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि दो प्रोबेबिलिटी का इवेंट्स का सम, या फिर इसको और भी बोलते हैं, जैसे लाइक पहला E1 यूनियन E2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये क्यों करते हैं ऐसा, इसके पीछे लॉजिक, लॉजिक यही है कि जब हम मान लो ये ले लिया कोई यूनिवर्सल सेट, उसके बाद इसमें कोई दो इवेंट्स ले लिए मान लो, ठीक है, ये कोई दो इवेंट्स हो गए, ठीक है, ऐसे कोई दो इवेंट्स हैं, ये ए इवेंट्स है या E1 है, इसको E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, तो E1 और E2 मीन्स इसको और भी बोलते हैं, ठीक है, इसको यूनियन को और भी बोलते हैं, ठीक है, और एंड इसको एंड बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना, यूनियन होगा तो इसको और भी बोलते हैं, इंटरसेक्शन होगा तो एंड बोलते हैं।
और ये प्लस का रोल निभाता है, ये इनटू का रोल निभाता है। ठीक है, अब देखो ये E1 और E2 दोनों की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो E1 और E2, तो अगर आप देखोगे तो ये जो इवेंट है, ये वाला इवेंट, ठीक है, ये वाले इवेंट्स में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहा है। ध्यान से देखोगे, जब अगर हम इस इवेंट्स की बात करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स है ये काउंट तो हो चुका है, इतने वाले एरिया तो काउंट हो गए हैं, लेकिन जब आप इसके लिए भी काउंट करोगे तो डबल काउंट हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर लेयर है ना, तो डबल काउंट हो जाता है, डबल काउंट हो जाता है, इसीलिए ये इतने वाले की प्रोबेबिलिटी, इतने वाली की प्रोबेबिलिटी में ये वाले एरिया को एक बार माइनस कर दी जाती है। तो ये होता है लॉ ऑफ एडिशन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और सिमिलरली ये 2 के लिए, ऐसे 3 के लिए भी बनाए जाते हैं। 3 के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, अगर हम बात करें 3 ठोक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, सिंगल सिंगल का प्लस रहेगा और डबल डबल का माइनस रहेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सिंगल सिंगल वाले पॉजिटिव, फिर डबल डबल वाले निगेटिव, फिर ट्रिपल वाला पॉजिटिव, 4 के लिए बनाओगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, इसको लॉ ऑफ एडिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। इन अ बैग, इन अ बैग, किसी बैग में देयर आर 4 रेड बॉल, रेड कलर के बॉल हैं 4। ठीक है, 3 वाइट हैं और 2 जो है इसमें येलो बॉल्स हैं, एंड 1 ग्रीन बॉल्स, एंड 1 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। इफ वी टेक, इफ वी टेक आउट अ, आउट अ बॉल विदाउट सीइंग, बिना देखे निकाल रहे हो, है ना, इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, of coming out of either a red और a white ball। बोलो भाई, ट्राई कीजिए इसका, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। लिखा हुआ है इन अ बैग देयर आर, इस बैग के अंदर में 4 रेड बॉल्स हैं, 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स है और 1 ग्रीन बॉल्स है। इफ वी टेक आउट अ बॉल, आपको उनमें से एक बॉल निकालना है, ठीक है, लेना है। विदाउट सीइंग, बिना देखे आपको उस बैग से गेंद को निकालनी है और आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, यानी कि जो आने वाले हैं वो एक रेड हो या फिर एक व्हाइट बॉल हो, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। नहीं, अभी भी लोगों का आंसर गलत बता रहे हैं। एक जन सिर्फ सही बताया आंसर अभी तक, बाकी लोगों ने गलत बताया अभी तक। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आप लोग जल्दी चूज करो।
क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। अभी भी लोगों के आंसर देखो, सब लोग के आंसर गलत आ रहे हैं अभी अभी तक, ठीक है। एक जन बस सही बताया। क्वेश्चन ये कह रहा है ये कलर है आपको गिवन है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये सारे ये बैग है, इस बैग में इतने 3 व्हाइट हैं, 4 रेड हैं, 2 येलो है और 1 ग्रीन बॉल है। आपको कोई एक बॉल रैंडमली निकालना है बिना देखे। जब आप इनमें से एक बॉल बिना देखे निकालोगे, वो गेंद बोल रहा है वो क्या होना चाहिए, या तो रेड हो या तो व्हाइट हो। तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी बता दो बेटा। रेड की प्रोबेबिलिटी इवन जो है रेड वाले हैं मान लो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी वाले कितने होंगे, रेड के 4 हैं, 4 में से कोई भी आ सकता है। कितने में से, कितने में से, 4 3 7 8 9 और 1 10, 10 में से कोई भी आ सकता है, 4/10 आएगा। अच्छा, E2 मान लो कोई इवेंट है और उस इवेंट्स का नाम दे दो, कौन सा बोला है, रेड या व्हाइट, तो आपने व्हाइट नाम दे देना है उसको। व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, और व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3 है तो 3/10 आएगा। उसके बाद रेड और व्हाइट में कोई भी नहीं है, देखो ये अलग है, ये रेड और व्हाइट अलग है, ये म्यूचुअली डिसज्वाइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाले हैं। ये इवेंट्स और इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में कुछ आएगा ही नहीं। इंटरसेक्शन में बेटा कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके इंटरसेक्शन में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ए और इधर ए और बी, मीन्स ये E1 और E2 वाला, E1 और E2 बोल रहा है आपसे, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी, और माइनस कर दी जाती है E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी। तो E1 और E2 तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/10, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, इसकी 0, ओवरऑल आया 7/10। समझ में आया सबको? यस या नो जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? अब समझ में आया सब लोग को? तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आप बना सकते हो। अदरवाइज ऐसे हड़बड़ी करोगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है, इसमें जो है आपको बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। आया सबको समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये लिखा हुआ अ कार्ड इज, एक कार्ड है, उसको क्या करे, ड्रॉ करा रहे, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए किस चीज की, दैट अ कार्ड, वो जो कार्ड है वो क्या हो, दैट अ कार्ड ड्रॉ इज either a spade or the ace of diamond। चलिए ट्राई कीजिए। इधर के प्लेस पे नेदर होता तो क्या होता, बताते हैं उसको भी। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जल्दी से। नेदर वाला बता रहा हूं, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन कराएंगे जो नेदर वाले क्वेश्चन हुए, ठीक है। फिर डाउट क्लियर हो जाएगा आपका भी। अभी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सब लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? यस या नो जल्दी बताओ।
एक कार्ड है ना, ड्रॉ रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग जो खेलने वाले कार्ड होते हैं वहां से आपको एक कार्ड निकालना है और किसी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड या तो क्या हो, स्पेड हो या तो फिर डायमंड ऑफ एस। बोलो भाई। 1/2। ओके, और बताओ। छोटो, तो सोचो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर सोचो कितना टाइम लगेगा। और हार्ड में जैसे ही अब अगर हम हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि वेरी टफ क्वेश्चन होगा तो आपको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए जो है मैं पहले आपको पहले बेसिक क्वेश्चन कराने की कोशिश किया कि पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो जाए, तब हम थोड़ा सा वर्क करेंगे स्पेशल क्वेश्चन पर। तो बेटा इधर जो अकराती वर्मा जो आपने जवाब दिया, अल्ताफ ने दिया, पिंकू ने दिया जवाब, वैभव ने जो जवाब दिया, और ये सभी आप लोगों जो ने जवाब दिया है, ठीक है, एक बार आप लोग और चेक कर सकते हो क्या सही है कि गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सभी लोग इसका अच्छे से सॉल्यूशन देखो। ओके ठीक है, आओ आओ। चलो सबसे पहले तो एनएस बता सकते हो, एनएस कितना है। एनएस 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 बेटा 52 है। किसी भी प्लेइंग कार्ड्स में कितने होते हैं, 52 होते हैं। आप सभी को पता होगा 52 ताश के पत्ते होते हैं, यस या नो। इन 52 ताश के पत्तों में क्वेश्चन बोला आपको एक कार्ड ऐसे थ्रो कराना है, वो कार्ड जो है आपका क्या हो, या तो स्पेड हो या तो एस का, एस हो डायमंड का, ठीक है। तो इवन एक इवेंट्स ले लो, इवन एक इवेंट्स ले लो जिसको जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेड वाले, ठीक है। तो स्पेड वाले कितने होते हैं जल्दी बता दो। तो एन ऑफ इवन कितना आएगा, स्पेड में कितने एलिमेंट होंगे। तो स्पेड एक प्रॉपरली ग्रुप होता है जिसमें 13 एलिमेंट होते हैं, यानी कि 13 जो ग्रुप पत्ते होते हैं उनके जो होते हैं उसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है। ठीक है, व्हाइट कलर के जो होते हैं उसको स्पेड बोलते हैं। और E2 एक ऐसा इवेंट ले लो, E2 एक वो इवेंट ले लो, यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दो। इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई फिर, 13/52 हो गया, ठीक है। अब E2 एक और इवेंट ले लो, E2 वो इवेंट ले लो जो बोल रहा है डायमंड ऑफ एस, ठीक है। तो एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एस, समझ में आया। तो डायमंड बेटा एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एस कार्ड, एस कार्ड तो एक ही होते हैं ग्रुप, E2। तो E2 जो है इसकी इवेंट्स में ये आ गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/52 हो गई। अब बात समझ में आई। डायमंड जो एक ग्रुप होता है जिसमें 13 पत्ते होते हैं, उसमें से एस तो एक ही होता है, तो डायमंड जो है एस का कितना हो गया ये। क्या डायमंड और ये जो आया है इसमें और इसमें कोई रिलेशन है क्या, कोई कॉमन है क्या। आपको पता है स्पेड अलग होते हैं और डायमंड अलग होते हैं। तो स्पेड और डायमंड दोनों अलग अलग पत्ते हैं, उसका एस अलग होता है, इसका जो है एस अलग होते हैं। तो ये दोनों, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन E2 का कोई मेल नहीं है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, फिर जीरो आ जाएगी। तो जब ये जीरो आ गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और एदर E1 और E2, इसका मतलब यही होता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है E1 प्लस E2। बस यही करना है क्योंकि वो तो जीरो हो गया, तो उसको लिखो या ना लिखो बात की बात है। तो सिर्फ 4/52 प्लस 13/52 प्लस क्या करोगे, 1/52, ऐसा कैसे किए हो आप लोग। ये हो गया 13 और एक 14/52, काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4,
तो 2 दूनी 4 और ये जो है 2 छक्के 12 यानी कि 7/26। कहाँ किसी भी बच्चे का आंसर नहीं है, किसी भी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया भाई। आप सब लोगों ने गलत बताया है। देखो किसी का 1/52 कुछ कुछ बता रहे हो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो जल्दी बताओ। क्वेश्चन का क्लियरिटी हुआ कि नहीं? यस या नो? इस क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आया कि अगर वो बोल रहे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया जो एस होते हैं, मैंने बोला है एस ऑफ डायमंड, अगर यहाँ डायमंड वर्ड नहीं होता तो एस बेटा फिर निकलता कितना? अगर यहाँ सिर्फ मैं बोलता है इधर एस या स्पेड, तब जो है कुछ अलग हो जाते, ठीक है, तब जो है उसकी केस अलग हो जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेकंड क्वेश्चन बना के। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे इधर स्पेड या एस, बस इतना बोला है, ठीक है। अभी आ जाओ समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। ये तो पता है ना आपको स्पेड में कितने होते हैं पत्ते? स्पेड में टोटल 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। किसमें? स्पेड ग्रुप में। स्पेड बताया था ना मैं लास्ट क्लास में, स्पेड होते हैं, क्लब होता है, हट होते हैं और डायमंड होता है, 4 ग्रुप होता है। तो इन चारों ग्रुप में स्पेड टोटल कितने होते हैं? एक पत्ता ऐसे ड्रॉ कराओगे तो वो पत्ता स्पेड हो, तो ऐसे स्पेड कितने निकलेंगे? 13 पत्ते निकलेंगे ना। तो चांसेस तो 13 का है ना आने का, 13 पत्तों का चांस है। तो कितने में से? 52 में से 13 पत्ते जो है ए स्पेड हो सकते हैं। एक पत्ता निकालोगे ये हो सकता है। दूसरा, अगर E2 दूसरा इवेंट ले ले, एस ऑफ डायमंड, तो डायमंड एक ग्रुप होता है उसका, एस एस कार्ड को ए बोलते हैं, वो तो सिर्फ एक ही होता है, तो एक ही चांस है ना आने का, तो 1/52 हो जाएगा, 52 में से एक चांस हो जाएंगे। अच्छा, तो एस जो है और ये डायमंड का एस और स्पेड से कोई लेना देना नहीं है, डायमंड का एस अलग होता है और स्पेड अलग होते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, अलग अलग चीजें हैं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो इनका प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी E1 और E2 का फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है और E1 और E2 का मान ला के रख देना है, सॉल्व करना है, 7/26 आएगा। यस या नो जल्दी बताओ, समझ में आ गया? वही तो बता रहा हूँ, ये बताया था ना यहाँ पर क्या क्या होते हैं, डायमंड होता है, हर्ट होता है और स्पेड होते हैं और क्लब होता है। इसमें 13 एलिमेंट होते हैं, इसमें 13 होते हैं, इसमें 13 होते हैं, इसमें 13 होते हैं। ये सारे पत्ते और ये पत्ते अलग अलग होते हैं ना भाई, इसका इंडिविजुअली अलग अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 13 हो गए, 13/52, 52 में से 13 पत्ते निकल सकते हैं। और डायमंड का एस कार्ड बोला तो डायमंड का एट का एक ही होता है, तो ये 1/52 हो जाएगा, पूरे में से एक ही पत्ता आएगा। उसने बोला या तो ये है या तो ये आए, तो ये एक एक ही बार आएगा और ये आएगा तो 14 बार 13 बार आ जाएगा। तो टोटल कितने आ सकते हैं? चांसेस कितने? 14/52 में से 14 चांस हो जाएगा। भाई स्पेड के 13 होते हैं ना, आपको एक पता ऐसे निकालना है, देखना है, तो ऐसे कितने निकलेंगे? स्पेड के कितने आ सकते हैं? 13 ठोक आ सकता है और एक ठोक डायमंड आ सकता है। किसका? एस का, डायमंड का एस आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 14 ही केस तो बने, है ना। टोटल 52 में से 14 केस बनेगा, तो 52 में से 14 केस हो गए, इसको काटोगे तो या तो उसको 7/26 बोल दो, बात एक ही चीज है। यस या नो समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ। अब ये क्वेश्चन अलग चीज है, एदर स्पेड और एस लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एदर स्पेड और एस। चलो अब इसके लिए आप लोग के पास टाइम चालू होता है, चलो इसको बनाओ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए इसको, स्पेड और एस को।
कितना बता रहे हो? 17/52, 13/52। ओके, ठीक है, देखते हैं। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्पेड का तो निकाल चुके थे। स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 13/52 होगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, ठीक है। एस होने की प्रोबेबिलिटी, एस टोटल कितने होते हैं? एस होने की प्रोबेबिलिटी बेटा होती है टोटल 4 एस होते हैं। तो 4/52 पूरे ग्रुप में, पूरे में 4 एस कार्ड होता है, ठीक है। एक हार्ट का, एक डायमंड का, और एक स्पेड का, और एक क्लब का, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये इसमें से एक स्पेड का भी है, स्पेड का भी एस कार्ड है। तो ये जो स्पेड का एस है और इसमें भी स्पेड का एड है, वो तो आ चुका है पहले से, तो इसको आप डबल काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन में बात करेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 में, तो एक स्पेड कार्ड जरूर होगा। 1/52 अलग से निकालना पड़ेगा। बात समझ में कि नहीं? इसमें जो है 13 पत्तों में क्या है, जो एस, इसमें एस निकला है और भी बहुत चीज निकले, तो इसमें एस ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। किसका स्पेस है? वो स्पेड है, वो एस कार्ड किसका है? स्पेड का है, ठीक है। और दूसरा इवेंट मैंने लिखा हुआ है सिर्फ एस, ओनली एस बोला हूं। तो ओनली एस में क्या होगा कि ओनली एस में तो टोटल कितने एस होते हैं? 4 होते हैं, चारों निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो बताया, जो 4 जो होते हैं, तो ये जो चारों जो है, जिसमें से एक एक कौन होगा? एक तो कहीं ना कहीं एस का तो मैच करेगा ना। 4 होते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। मान लो ये स्पेड है, और ये हर्ट है, ये क्लब है, और ये डायमंड है। तो जब आप स्पेड निकाल रहे हो तो पूरे 13 निकल गए, उसमें से एस भी निकल चुका है। तो 13 मतलब वो एस को मिलाकर 13 है। और जब अलग से एस निकालूंगा, इनको निकालूंगा, तो देखो ऐसे जब आप बनाओगे तो एस वाले ये हो गए, तो ये एक ठोकी, इसके कितने होंगे? 4 हो गए। तो 4/52 इसमें से देख सकते हो कि एस जो है डबल डबल काउंट हो गया ना, इसके लिए भी, इसके लिए भी। इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी एक इवेंट जो है कॉमन भी निकलेगा। अब एक इवेंट कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन तो इधर वाला बोला है, या तो वाला केस है। यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको, ऐसा P ऑफ E1 यूनियन E2, या मीन्स यही होता है, अदर मीन्स यही होता है, ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 है, जिसमें से एक कॉमन था उसको निकाल दिए। ओवरऑल हो गया 13 और 4, 4×3 = 7, 17 में से गया 16, 16/52 आ रहा है, 16/52 आ रहा है भाई। और 16/52 मतलब 4 से काटोगे तो 4×6 = 16, 13×6 = 52, 4/13, जिसका है 4/13, वो है करेक्ट आंसर। तो आया समझ में कैसे करना है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इफ E1 E2 E3 ऐसे जितने भी निकल रहे हैं, ये सारे अगर म्यूचुअली क्या हो जाए, एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। अगर सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन ऐसे n इवेंट्स सभी का प्रोबेबिलिटी का यूनियन करोगे, इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाते हैं। E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En। इसमें इंटरसेक्शन वाले नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान देना, ठीक है। अगर E1 E2 सारे मान लो 10 है, 10 के 10 कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसका मतलब उनका जब यूनियन करोगे तो सिर्फ सम के बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए, अगर एक क्वेश्चन नेदर नॉर में दिया है तब कैसे देखा जाए। एक जन का सवाल था, किसी एक बच्चे का, उसने कहा सर नेदर वाला भी बता दो एक बार। In a box
there are 8 orange, 8 ऑरेंज हैं, 7 वाइट है एंड 6 ब्लू बॉल्स। इतने जो हैं बॉल हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ अ बॉल इज पिक अप randomly, what is the probability, what is the probability, आपको probability फाइंड करनी है, that it is neither orange nor blue। ये है क्वेश्चन भाई। आपको ना तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर में 8 ऑरेंज कलर के हैं, 7 व्हाइट कलर के हैं, 6 जो है ब्लू कलर के बॉल को कंटेन करके रखता है। अब आपको क्या करना है, एक बॉल पिक करना है रेंडमली, ठीक है, पिकअप रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो बॉल है वो ना तो ऑरेंज निकले और ना ही ब्लू निकले, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश किया वही बहुत है, और हो सकता है आप लोगों का आंसर सही भी होगा। आओ इसको चेक करते हैं, ठीक है। अभी मेरे को भी पता नहीं क्या है आंसर, आओ देखते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स जो है क्या कर रहा है, बोल रहा है इस बॉक्स के अंदर में 8 ऑरेंज है, 7 व्हाइट है, 6। अब क्वेश्चन का मीनिंग है नेदर ऑरेंज, मतलब ना तो ऑरेंज निकले ना तो ब्लू निकले, तो फिर आपके पास क्या निकले, यानी ऑरेंज और ब्लू को छोड़ दो, बाकी वो केस निकल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, बोलो। ऑरेंज और ब्लू को छोड़ दो तो बच गया कौन, व्हाइट, एक ही तो बच गया, मतलब 3 ही तो केस है। तो ऑरेंज और ब्लू ना हो मतलब व्हाइट हो, सीधा सीधा। तो यानी कि नाइदर ऑरेंज नॉर ब्लू, ये नहीं निकलना चाहिए। तो ये नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, सीधा बोल सकते हो वो कहीं ना कहीं कौन होगा, फिर व्हाइट होगा, ठीक है। दो दो मेथड सिखाऊंगा, ये पहला मेथड सिखा रहा हूँ कि अगर हम देखें तो नेदर ऑरेंज और नॉर ब्लू का मतलब होता है कि ना तो ऑरेंज और ना तो ब्लू दोनों ना निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कौन बचेगा, तो वो व्हाइट बनेगा। और व्हाइट कितने हैं, 7 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और भी कुछ है क्या। हम्म, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो व्हाइट कितने हैं, 7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि 7 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/21। टोटल कितने हैं, 6 6 12 और एक 21 हो रहे हैं ना टोटल। 8 से 14, 14 + 7 21, तो 7 या 21, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। एक ही तो इवेंट है वही। एक तो ऐसा निकाल सकते, एक तो ये मेथड हो गया भाई, दोनों मेथड सिखाऊंगा अच्छे से समझोगे। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि आप पहले होने वाले निकाल लो। यहाँ नेदर बोला है तो आप इधर निकाल लो। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड, एक तो एक ये मेथड हो गया कि इजीली तरीके से पता चल गया भाई, ये हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या हो जाता कि अगर एक और केस दे देता, है ना, मान लो ब्लू के जगह व्हाइट के और एक ठुक दे दे, मान लो ग्रीन भी दे देता, तो फिर क्या करते वहां पर, फिर दोनों हो सकते थे। तो वही चीज है, तो यहाँ पर क्या लिख सकूं मैं, देखो सेकंड मेथड। तो अपन क्या निकालेंगे, पहले एदर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी, E1 मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो ऑरेंज कितने हैं इसमें, 8 है, तो टोटल 8/21 आएगा, ठीक है। दूसरा निकाल लो आप किसको,
और कौन सा बोला है, नॉर ब्लू बोला है, तो ब्लू होने वाले निकाल लो। ब्लू होने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लू वाले कितने हैं, 6 है, तो 6/21 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अच्छा ये दोनों अलग अलग चीजें, कोई कॉमन नहीं है, तो E1 यूनियन E2 निकाल लिया। E1 यूनियन E2 निकालोगे तो कितना होगा, 8/21 प्लस 6/21 हो गया। तो कितना होगा, 8×6 = 14/21 कटेगा, इन 7 21, सॉरी सॉरी 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 2/3 चांस हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का। ये ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, बोलो, और क्या कर सकते हो। इसने बोला है इसको छोड़ दो, टोटल टोटल निकालना पड़ेगा ना, टोटल कितने हैं इसमें। ये ये क्या चीज निकल गया, होने वाले, ठीक है, यानी कि ब्लू और ऑरेंज होने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इतनी। तो ना होने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या किया जाए, बोलो। वही जो आपको पहले भी सिखाया था अभी, कि ये हैपनिंग वाले की प्रोबेबिलिटी है, तो नॉट हैपनिंग वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली इसके ऊपर बार कर देना था, 1 और 1 - 2/3 कर देनी है। यानी कि ये होने वाले की प्रोबेबिलिटी है, ये एदर और वाला है, तो ये बार लग गया मतलब नेदर वाले, इसका अपोजिट। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम बता चुका था 1 होता है, तो 3 में से 2 गया, 1/3। देखो ये भी एक तरीका से निकल गया, समझ में आया कि नहीं आया। और ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल मेथड हो गया। लॉजिकल मीन्स आपका ये जो मेथड है, ये आपका सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है। और ये जो है आप ऐसा एक लॉजिक लगा लिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। ये मैंने या निकाल दिया है, एदर और या वाले हैं, ठीक है। और ब्लू और ऑरेंज होने वाले की प्रोबेबिलिटी है, ये ना होने वाले की प्रोबेबिलिटी मतलब ब्लू और ये ना हो, उसके यानी बार लगा दो, बार लगा दोगे तो 1 माइनस कर देना। तो इस तरह से भाई क्वेश्चन को अटेंड करना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा बारीकी से पढ़ा करो एक बार, जब तक पढ़ोगे नहीं क्लियरली समझ में नहीं आएगा। अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस। तो आपको ये भी मैं बताया था कि डाइस को एक डाइस को 2 बार थ्रो कराओ, या फिर 2 डाइस को एक साथ 1 टाइम थ्रो कराओ, बात एक ही मीनिंग होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। सेम इक्वल होते हैं दोनों का मतलब, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 numbers whose product is whose product is even, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, इवन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ऑप्शन है 6/4, सेकंड ऑप्शन है 1/2, थर्ड ऑप्शन है 5/4, चौथा ऑप्शन है 3/4। जब भी क्वेश्चन में और लिखा होता है ना, ये और ये ऐसा, जब भी और वर्ड लिखा होता है क्वेश्चन में, उसका मतलब होता है यूनियन, अभी बताया। जब भी एंड लिखा होता है कि ये और ये वाला एंड लिखा होगा, ठीक है, 2 and 3 ऐसा बोलेगा, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं, बस इतना याद रखना है। और कभी भी वर्ड के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं, एंड के लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ठीक है।
तो बी आप लोग के हिसाब से आंसर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक एक डाइस को 2 बार थ्रो करा रहे हैं, तो एक एक डाइस को 2 बार थ्रो कराना मतलब बेटा एनएस कितना होगा 36। एनएस कितना होगा 36। एक डाइस को 2 बार थ्रो करा रहे हैं, लिखा है ना थ्रोइंग ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार उछाल रहे हो आप। तो जब 2 बार उछालोगे तो पे क्या क्या बन सकता है, 1 2 1 3 ऐसे बन सकते हैं पेयर। तो 36 आ सकता है। एक इवेंट्स है, इवेंट्स उसको इवेंट्स बोल रहे हैं। ए ई कोई इवेंट है जिसके अंदर में क्या बोल रहा है कि ऐसे नंबर लो हुज प्रोडक्ट इज इवन, जिसके अंदर में प्रोडक्ट जो है इवन आता है। अच्छा बेटा, एक अगर 1 ले लिया, पहले डाइस पे अगर 1 आया, तो दूसरे डाइस पर क्या हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट करूं एक इवन आए, तो 2 ले लो ना। इनका प्रोडक्ट करो 1 × 2 2 होता है जो कि इवन होते हैं। तो क्या यही चांस है? नहीं, और भी चांस है। 1 × आप क्या कर सकते हो, कोई इवन ले लो, 2 के बाद 4 ले लो, 1 और क्या ले लो 6 ले लो, ये इतने का प्रोडक्ट करो इवन ही आएगा। अब उसके बाद 2 वाले देख लो, 2 से करोगे तो क्या क्या मिलेगा। हाँ एक चीज और, तो इसको एक ये 1 वाले हो गए, 2 वाले देखोगे तो 2 × 1 इनका भी प्रोडक्ट इवन होता है, 2 × 2 इनका भी प्रोडक्ट इवन होता है, 2 × 4 इनका भी प्रोडक्ट इवन होता है, 2 × 6 इनका भी प्रोडक्ट इवन होता है। 3 में देखोगे तो 3 × जो है 1 तो होगा नहीं क्योंकि 3 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 3 × 2 = 6 इवन बन जाएगा। अब 3 2 हो गया, तो फिर 3 और 4 ले नहीं सकते क्योंकि 4 या 12, 3 और 4 ये भी इवन है। फिर 3 और 5 लेंगे तो नहीं बनेगा, 3 और 6 लेंगे तो बन जाएगा। 4 से देखेंगे तो 4 और 1 इवन हो गया, 4 और 2 इवन हो गया, 4 और 3 इवन हो गया, 4 और 5 इवन हो गया, 4 और 6 भी इवन हो गया। यस या नो? अब आप लोग का आंसर बदल गया है। 5 में आओगे, 5 1 तो होगा नहीं, 5 2 हो जाएगा 10, वो इवन है। 5 और 3 15 होता है, 5 4 20 होता है, तो 5 और 4 आ जाएगा, और 5 और 6, 5 6 30, 5 और 6 ये आ जाएंगे। फिर 6 वाले देखोगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बात आई समझ में? सबको आगे समझ में? इतने सारे हो सकते हैं भाई, इनको काउंट कर लो। तो हम एन ऑफ ई अगर देखें तो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24/36, 4 छक्के 24, 4 निया 36, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कुछ छूट तो नहीं रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहे क्योंकि 2/3, 4 छक्के चाहिए 24 है ना, 1 2 1 3 1 3, 3 एकम 3, ठीक है नहीं होगा। इनका प्रोडक्ट बोला है, टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन, उनका प्रोडक्ट इवन हो। 27, अच्छा काउंटिंग में गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ही तो आ रहा है। और छूट गया है क्या कुछ? 2 1 2 2 2 3, अच्छा 2 3 छूट गया सर, यहाँ पर 2 और 3, 2 4 2 5 भी छूट गया। ओके, 2 3 2 5 भी आएगा। 5 दूनी 10 इवन होता है, 3 दूनी 6 ये भी इवन होते हैं। ठीक है, 3 1 3 5 2 फिर छूट गया होगा, 5 2 हो गया। ठीक है, 2 3 2 5 और 4 और 4 छूट गया है। ओके, अब हो जाएगा। तो 24 था, 25 26 27 टोटल 27 हो जाएंगे यहाँ पर। 27/36 काउंट कर लो, काट दो इसको, 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3/4। आया समझ में कि नहीं आया? यस या नो जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। क्या लिखे? ऑड में नंबर 3। हम्म। तो क्वेश्चन कैसा रहता है ये आप लोग को इसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन का मतलब था यही कि प्रोडक्ट जो है इवन है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा जिनका प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो। ठीक है, तो ऐसे कितने काउंट होंगे ये आप लोग को देखना था। ठीक है, मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग को ट्राई करना है, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज अ नंबर एक्स, एक्स कोई नंबर है, इज chosen from the number -2, -1, 0, 1, 2. What will be the probability? What will be the probability of x square greater than 0? ठीक है, जिसका स्क्वायर किया जाए 0 आए, 0 से बड़ा। पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 3/5, फोर्थ ऑप्शन है 4/5। आप लोग इसको ट्राई करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये अच्छे से समझ लो। सपोज अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर -2, -1। आपको इनमें से कोई चूज करना है और आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऐसे कितने की होगी जिसका स्क्वायर जो है 0 से बड़ा है। बता सकता है कोई कौन सा ऑप्शन? ये तो ऐसे ही बता सकते हो, बताओ कौन से होंगे। इनको तो ऐसे ही डायरेक्टली बता सकते हो, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है ना। कैसे? दिखने में क्वेश्चन था कठिन, है तो सरल। कैसे पता चला? भैया हर एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0 से बड़ा ही आता है, सिवाय 0 को छोड़ के। 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाता है, ग्रेटर देन नहीं होगा। तो इनको कट कर दो। जैसे ये कट कर दिए तो बच गया कितना? 1, 2, 3, 4 चांस हो गया। कितने में से? 5 में से। तो 4/5। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।